हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 28 फरवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इन्फ्लेशन इन एग्स एंड मीट प्रोडक्ट्स हैज फॉलन ड्यू टू एवियन इन्फ्लुएंजा। सेकेंड, एज पर लेटेस्ट पीएमआई का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, purchasing cost has reduced due to lower level of demand, and the correct answer is D, neither one nor two. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए, रिसेंटली ये जो इन्फ्लेशन का डेटा बाहर आया है तो उसके अंदर ये पता चला कि एवियन इन्फ्लुएंजा होने के बावजूद एग एंड मीट प्रोडक्ट्स जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट 12% के आसपास इन्फ्लेशन रेट है। फूड इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हाई रिकॉर्ड हुआ है। और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अंदर ये चीज़ सामने आई है कि परचेजिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुई है। परचेजिंग कॉस्ट अगर इंक्रीज हुई है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है या तो फिर सप्लाई जो है वो कम हुआ है। तो अभी ये सेकेंड वाला रीज़न है कि सप्लाई जो है वो कम रहा, इसकी वजह से परचेजिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई। सो द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। तो ये इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए हैं उसके ऊपर ये आर्टिकल है कल के न्यूज़पेपर के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सबसे पहले कि पॉजिटिव चीज़ें क्या है, कि किस तरीके से आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा है। फिर यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन की बात हो रही है कि ऑलमोस्ट डबल डिजिट में फूड इन्फ्लेशन हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एग एंड मीट प्रोडक्ट जो है एवियन इन्फ्लुएंजा होने के बावजूद वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो ज़्यादा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है उसको भी पॉइंट आउट किया गया है कि उसकी इम्पैक्ट क्या हो सकती है और उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न यहाँ पे दिया गया है कि सप्लाई साइड स्क्वीज जो है उसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो दूसरा क्वेश्चन हम इन्फ्लेशन के ऊपर जनरल क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल लीड टू राइज इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन? मतलब इनमें से कौन से फैक्टर की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगा? फर्स्ट इज फिस्कल स्टिम्युलस, सेकेंड इज क्रूड ऑयल प्राइस राइज, थर्ड इज डेप्रीशिएशन ऑफ रूपी, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 3। अब देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि डिमांड बढ़ गई है, उसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है। तो जब फिस्कल स्टिम्युलस डिक्लेयर होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च करती है, तो मतलब कि लोगों की ओर से डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। वो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर आएगा। तो फिस्कल स्टिम्युलस इज अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिर क्रूड ऑयल प्राइजेस जो है अगर वो राइज होगी तो उसके साथ में दूसरी जो कॉमोडिटीज़ है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, इट इज़ अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब कि चीज़ों की कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज होगी तो ये फैक्टर जो है वो डिमांड पुल में नहीं आएगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि अगर रुपी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, जैसे मान लो कि आज जितनी चीज़ें आप 100 रुपीज़ के अंदर खरीदते हैं, नेक्स्ट ईयर उतनी चीज़ें 100 रुपीज़ के अंदर नहीं आती, तो मतलब इट इज़ नोन एज डेप्रीशिएशन ऑफ रुपी। तो आप ज़्यादा रुपीज़ की डिमांड करेंगे, तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आएगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ रुपी। इट इज़ अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आंसर इज सी, 1 and 3। Third question, which of the following statement is or are correct about right to dissent? First, it means liberty to have different opinions or views on a particular subject matter. Second, it is an essential part of fundamental rights conferred by the Constitution of India. Option C is both A and B are correct, and option D neither A nor B are correct. And the answer is C, both 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए, राइट टू डिसेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर आपका ओपिनियन जो है वो मैटर करता है। आप फ्रीडम के साथ आपका ओपिनियन जो है वो रख सकते हैं, तो इसे कहते हैं राइट टू डिसेंट। इट मीन्स टू हैव लिबर्टी टू
हैव योर ओन ओपिनियन और व्यू ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फंडामेंटल राइट के अंदर ये राइट हमें दिया गया है। स्पेशली आप यहाँ पे आर्टिकल 21 को मेंशन कर सकते हैं। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, प्रेसिंग नीड टू एडजुडिकेट नॉट मीडिएट, विच टॉक्स अबाउट राइट टू डिसेंट। किस तरीके से अभी ये ट्विटर वगैरह पे जो इश्यू हो रहा है तो उसको ध्यान में रख के ये पर्टिकुलर आर्टिकल दिया गया था। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, पर्टिकुलरली मेंस के पेपर के लिए आपको अच्छा कंटेंट इस आर्टिकल में से मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम इसी के ऊपर देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about constitutional morality? First, it is effective coordination between conflicting interests of different people and the administrative cooperation to resolve them amicably. Second, it means adherence to the core principles of the constitutional democracy. And the correct answer is C, both 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देख, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो कंसेप्ट है वो दिया था BR आम्बेडकर ने। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है और जो लोग हैं दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। आप किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को यूज करके उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को खत्म करते हैं, इस चीज को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन। तो आप किस तरीके से इश्यू को रिजॉल्व करते हैं उसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। दूसरा उसका मीनिंग ये भी होता है कि अडियरेंस टू द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब इसका हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि जैसे आपको पता है कि सबरीमाला केस जो था तो उसके अंदर काफ़ी सारे सोशल इश्यूज जो है वो इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि औरतें को वहाँ पे एंट्री मिलेगी बाय स्ट्रिक्टली अडियरेंस टू दी कोर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आर्टिकल 14, 21 एंड 25 है। तो यहाँ पे सोशल इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सोशल इंटरेस्ट। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिसको ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो इसी आर्टिकल के अंदर ये भी बताया गया है कि किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यूज़ करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंसेप्ट जो है वो ब्रीफ में बताया गया है और उसको यूज़ करके किस तरीके से इस इश्यू को रिजॉल्व कर सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? First, Lieutenant Governor does not have the right to interfere in the daily affairs of the government of Puducherry. Second, all the union territories having Lieutenant Governor have democratically elected governments. And the correct answer is A, one only. Second is incorrect. अब ये पहला जो है वो रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था उसके ऊपर है। इससे पहले जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तो उनके द्वारा गवर्नमेंट के जो डेली अफेयर्स है उसके अंदर जो इंटरफियरेंस हो रहा था, तो उसके चलते हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके डेली अफेयर्स के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है। 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी भी है कि जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। तो सभी जगह पे ये पॉसिबल नहीं, जैसे अंडमान निकोबार है, लद्दाख है, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है लेकिन असेंबली नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ऑल वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। आंसर इज ए, वन ओनली। सो रिसेंटली जो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को निकाला गया है वहाँ से और दूसरे गवर्नर लाए गए हैं, तो इसलिए ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए उसके बारे में दिया गया आर्टिकल।
Sixth question. The Constitution Schedule Caste Order Amendment Bill 2021 is related to which state? Option A Rajasthan, option B Maharashtra, option C Tamil Nadu, and option D West Bengal. And the correct answer is C Tamil Nadu. अब तमिलनाडु के अंदर कुछ पर्टिकुलर कास्ट को एससी कैटेगरी का स्टेटस देने के लिए रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, लेकिन ये पूरा आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि हाँ ये बिल जो है वो तमिलनाडु स्टेट के लिए बना है, दैट इज इनफ। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, reduction in the emission of greenhouse gases due to pandemic has prevented the risk of global warming above 2 degrees Celsius. Second, environmental challenges can be effectively handled by transforming economies and societies. And the correct answer is B, second only. First statement is incorrect. Recently जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है उनके द्वारा ये रिपोर्ट आया कि हाँ पेंडेमिक की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन जो है वो रिड्यूस हुआ है, बट स्टिल वी आर एट द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एट 3 डिग्री सेल्सियस। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है कि हमने रिस्क जो है उसे प्रिवेंट कर लिया है अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो है उसको हम इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। ये भी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने कहा था कि अगर हम इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंजेस करें कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ अगर कम करें तो वहाँ पे हम बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा कि हमारी जो सोशल नीड्स है वहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो अगर उसका इफेक्टिव यूज़ किया जाए तो वहाँ से हम एनवायरमेंटल चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। सो आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली। तो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, मेक पीस विथ नेचर नाउ। तो स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि यूएनईपी के फाइंडिंग्स क्या थे, फिर उसके बाद ये बताया गया है कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल अचीवमेंट ले सकते हैं यहाँ से, और कौन से स्टेप लेने चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द टर्म per capita stock of natural capital? First, it is the level of the stock of tree cover divided by the total population of that region. Second, it has been reduced in last 2 decades. And the correct answer is B. अब देखिए ये पर कैपिटा स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल का मतलब क्या है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमें नेचर के पास से मिलती है उस सभी को क्या कहेंगे? पर कैपिटा स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल। तो ये कोई ट्री कवर नहीं है, इट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल कैपिटल दैट वी आर गिवन बाय द नेचर एंड इट हैज बिन रिड्यूसिंग फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स। अब कहाँ से मिलेंगे हमें फाइंडिंग्स? तो वो आर्टिकल में से मिलेंगे। इसी आर्टिकल के अंदर यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है उसको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल, उसकी डेफिनेशन दी गई है, द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज नेचर प्रोवाइड्स टू द ह्यूमैनिटी। सो इट हैज़ बिन रिड्यूसिंग, इट हैज़ रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 40% इन जस्ट ओवर 2 डेकेड्स एंड इट इज़ फाउंड बाय द यूएनईपी। अब जो 2 क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, नासा's परसिवियरेंस रोवर हैज़ रिसेंटली टच्ड द लैंड ऑफ मून। सेकेंड, NASA has become the first space agency to fly a drone in the atmosphere of another planet. And the correct answer is B, second only. First is incorrect because आपको पता होगा कि NASA का ये जो Perseverance rover है वो लैंड हुआ है रिसेंटली नॉट ऑन द मून बट ऑन द मार्स। तो नासा जो है वो वर्ल्ड की ऐसी पहली स्पेस एजेंसी है जिन्होंने किसी दूसरे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ड्रोन उड़ाया है एंड दिस अनदर प्लैनेट इज मार्स। सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली।
सो ये आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है कि वहाँ से जो फोटो क्लिक की गई है, तो वो फोटो आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में दी गई है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विथ मोर देन 2 कंट्रीज? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी मिजोरम। एंड द करेक्ट आंसर इज बी अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें से एक ही ऐसा स्टेट है कि जो 2 से ज़्यादा कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, आसाम की अगर हम बात करें तो वो भूटान एंड बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भूटान, चाइना एंड म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय जो है वो सिर्फ बांग्लादेश के साथ, और मिजोरम जो है वो बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ। सो मोर देन 2 कंट्रीज कहा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश आएगा। एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो है सिक्किम, जो कि नेपाल, चाइना एंड भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज टुडे इज द स्टेटहुड डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हेंस। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।